बहू के मायके वाले तो कतई इस घर में नहीं रह सकते। क्या पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के बाद भी मुझे ससुराल में इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बीमार पिता को कुछ दिन के लिए यहाँ पर रख सकूं और उनकी सेवा कर सकूं? काजल रोते हुए अपने पति विनोद को कह रही थी। जरूर है काजल, पर हुआ क्या है बाबूजी को? और ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे सुबह से शाम तक में ऐसा क्या हो गया जिसकी मुझे भनक भी नहीं है? आपको पता भी कैसे होगा? आप सुबह 8 बजे दुकान पर चले जाते हो और रात को 10 बजे आप घर लौटते हो, तो ऐसे में आपको पता कैसे चलेगा कि दिन भर में आपकी पीठ के पीछे घर में आखिर हो क्या रहा है? और ऊपर से माँ जी कहाँ चाहती हैं कि उनका बेटा अपने ससुराल का हाल चाल जाने। इसी बात का तो दुख है कि आप घर में रहते हुए भी घर की बातों से कहीं दूर हैं। तुम ये क्या पहेलियां बुझा रही हो काजल? जो भी है साफ साफ कहो ना। काजल की तरफ देखते हुए विनोद कहता है। फिर काजल विनोद को सारी बात बताती है। अभी कुछ दिनों से बाबूजी का शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था और उनकी तबीयत भी काफी खराब चल रही थी। भैया ने गांव में उन्हें दिखाया भी, पर बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए मैंने भैया को बोला कि वो बाबूजी को लेकर यहाँ चले आएं, ताकि यहाँ पर किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज हो सके। मेरी बात मानकर बड़े भैया कल रात की ट्रेन पकड़कर आज सुबह सुबह आपके जाने के बाद बाबूजी को लेकर यहाँ पर आ गए और उन्होंने यहाँ किडनी के जाने माने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई लिखकर दी और इसी शहर में रहने की हिदायत दी। इसीलिए मैं बाबूजी के रहने की व्यवस्था देवर जी के बंद कमरे में कर रही थी। पर जैसे ही माँ जी को मेरे बाबूजी के यहाँ रहने की बात पता चली, उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ और वो मुझसे झगड़ने लगी, ये कहकर कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी मर्जी के बगैर कोई इस घर में पनाह नहीं ले सकता। ऊपर से बहू के मायके वाले तो कतई नहीं। अगर एक बार बेटी के रहने की यहाँ की आदत हो गई ना, तो बार बार आने की लत लग जाएगी। उन्हें ऐसा कहने के साथ साथ उन्होंने मुझे भी बहुत खरी खोटी सुनाई और फिर वो कहने लगी कि मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे बेटे के कमरे में अपने बाप को ठहराने वाली तुम होती कौन हो? तुम अपने बाप के घर से लाई क्या थी? क्या ये मकान जो किसी और को यहाँ रहने दे रही हो? सुनो बहू, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम अपनी मनमर्जी करोगी। माँ जी की चीखती हुई आवाज सीधा बाबूजी और बड़े भैया के कानों में पड़ी और वो अपना सामान बंद करके जा ही रहे थे कि माँ जी ने बाबूजी को भी बहुत भला बुरा कहा कि शर्म नहीं आती है भाई साहब आपको कि अपनी बेटी के घर में बीमारी का बहाना बनाकर रहने में? ये आपकी बेटी का ससुराल है, कोई सराय खाना नहीं है। कुछ तो शर्म किया होता समधी जी। बाबूजी को बेइज्जत और अपमानित करने के बाद बड़े भैया को भी वो ताने देने लगी कि अरे इतनी ही चिंता है अपने बाबूजी की तो ले जाओ ना किसी होटल में रखो। सब कुछ फ्री में चाहिए क्या, जो मुंह उठाकर तुम अपनी बहन के ससुराल चले आए रहने के लिए? माँ जी की ऐसी बातें सुनकर बाबूजी सुन्न हो गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे कि काटो तो खून नहीं। कितना बड़ा लांछन लगा दिया गया एक बीमार पिता के ऊपर। अच्छा हुआ जो भैया ने तुरंत बाबूजी को अस्पताल के निकट एक कमरे में ठहरा दिया। अगर यहाँ रहते तो वो जीते जी मर जाते और उनकी बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती। ये सब कहते कहते काजल सिसक पड़ी। काजल को रोता देख विनोद उसे पानी देता है और उससे कहता है, काजल पहले तुम शांत हो जाओ, फिर मैं माँ से बात करता हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम कहते हो कि मैं शांत हो जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी आपकी माँ बाबूजी की सेवा करने में दे दी
और बदले में मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे उनके पैसे या उनकी संपत्ति नहीं चाहिए थी। सिर्फ मुझे मेरा और मेरे मायके वालों का सम्मान चाहिए था, जो कि मुझे आज तक नहीं मिला। ये सब कहते कहते काजल का गला और भी ज्यादा भर आया। आज आप मुझे ये बताओ कि क्या ये घर सिर्फ माँ और बाबूजी का ही है? हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। हमने अपनी शादी के 20 साल दिए हैं इस घर को संजोने में, फिर भी इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमारा अपना घर कौन सा है जिसे मैं हक से अपना घर कह सकूं? अगर बहुओं के कुछ फर्ज हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर घर पर उनका हक क्यों नहीं होता? क्यों हमें इस हक से वंचित रखा जाता है विनोद? क्यों हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ नहीं बुला सकते? और विनोद, अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी मेरा घर चाहिए, जिसे मैं हक से कम अपना तो कह सकूं। ये सब कहते कहते काजल रो पड़ी, पर आज वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहती थी। पिछले 20 सालों से भरा दर्द आज निकल रहा था। अरे, मेरे बाबूजी कौन सा शौक से आए थे अपनी बेटी के यहाँ रहने? वो तो उनकी मजबूरी थी, इसीलिए उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। अगर उनका बस चलता ना, तो वो बेटी के घर का पानी तक ना पिए। और विनोद, तुम्हें भी पता है कि शुरू से वो यही तो करते आए हैं। आज तक तो कभी उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल में कदम तक नहीं रखा, क्योंकि उन्हें पता था तुम्हारी माँ जी का स्वभाव। वो तो मेरी जिद करने पर वो यहाँ पर आ गए, और देखो ना, मेरी ही जिद की वजह से आज उनकी इतनी बेइज्जती हो गई। मैं पूछती हूँ, क्या यही है माँ जी के संस्कार, जिनका बखान वो दुनिया के सामने करती रहती हैं? काजल आक्रोश और दुख से भरकर अपनी वेदना विनोद को कह रही थी। आज माँ जी का व्यवहार विनोद की आंखों में भी खटास लेकर आ गया था, क्योंकि काजल की बातों से वो जान पा रहा था कि यहाँ पर माँ जी बिल्कुल गलत है। उसने तुरंत काजल का हाथ पकड़ा और वो अपनी माँ के कमरे में गया। वहां विनोद की माँ अपने पति सुरेश जी को आज सुबह की हुई सारी घटना की चर्चा ही कर रही थी, जिसमें वो सुन रहा था कि वो काजल के परिवार वालों पर बिल्कुल ही झूठा इल्जाम लगाते हुए कह रही थी कि विनोद के बाबूजी, ये जो बहू के परिवार वाले हैं ना, ये सब के सब भिखारी हैं। देखो तो कैसे अपने 2 पैसे बचाने के लिए झूठा बीमारी का बहाना करके हमारे घर में यहाँ उठकर चले आए। शर्म भी तो नहीं आती है ऐसे बिन बुलाए भिखारियों को। उन दोनों की बातें विनोद पीछे से सुन रहा था। ये बातें सुनकर विनोद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी विनोद पीछे से चिल्लाता है, माँ, शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप अपने बहू के बीमार पिता के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं, और वो भी एक बीमार आदमी के लिए। माँ, शर्म आती है मुझे आपकी ऐसी छोटी सोच पर। माँ, वो काजल के जन्मदाता हैं। आपने कम से कम इस रिश्ते का तो लिहाज किया होता। और वो अपनी मर्जी से तो यहाँ नहीं आए थे, बल्कि उन्हें यहाँ पर काजल ने बुलाया था। और अगर वो लोग यहाँ पर रह भी जाते तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो जाता माँ। और फिर आप भी तो अपनी बेटी के यहाँ जाते हो ना, तो अगर काजल के बाबूजी यहाँ पर आ गए तो आपको क्या तकलीफ है? माँ, अगर आपकी बेटी के ससुराल में आपका कोई ऐसा ही अपमान करता तो आपको कैसा लगता? आप जरा सोचो, कुछ तो रिश्तों का मान भी होता है ना। और अगर काजल के बाबूजी अपनी बीमारी का इलाज यहाँ रहकर करवा लेते तो आप ही बताइए कि इसमें बुराई ही क्या थी? आखिर ये घर उनकी बेटी का भी तो है ना। खबरदार जो ऐसा कहा विनोद, ये घर मेरा है और इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं रखना,
ये मैं और तुम्हारी माँ डिसाइड करेंगे, बहू या तुम नहीं। विनोद की बात सुनकर रौब से चिल्लाते हुए सुरेश जी ने कहा, ठीक है बाबूजी, अगर ये घर सिर्फ आपका और माँ का है तो फिर हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे, और हम यहाँ पर रहकर करेंगे भी क्या, जहाँ इंसानियत की कोई जगह ही ना हो, और घमंड हो, रौब हो और रौब का बोलबाला हो। उस घर में मैं अब और नहीं रह सकता। हम दोनों कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर विनोद जाने लगता है कि तभी विनोद की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और विनोद से कहती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा, और तू चला जाएगा तो सोच बेटा हम कैसे रहेंगे तेरे बिना। मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन ऐसे घर छोड़कर जाने की बातें मत करो। तुम हमें छोड़कर मत जाओ, चाहे तो तू अभी के अभी बहू के बाबूजी को यहाँ पर बुला ले, और मैं अपने हाथों से उनका कमरा भी ठीक कर दूंगी। पर बेटा घर छोड़कर जाने की बात मत कर। खुद के भविष्य की चिंता और श्रवण कुमार जैसा बेटा और काजल जैसी आज्ञाकारी बहू के दूर जाने से रोहिणी जी डर से अंदर तक कांप गई। अच्छा, अपने पर आई तो आपको बात समझ में आ गई माँ जी। मैं 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर रहती हूँ, इसीलिए हमारी कदर नहीं है आप लोगों की नज़रों में। 20 साल हो गए माँ जी इस घर में मुझे आए हुए, और आज भी मैं अपने किसी रिश्तेदार को अपनी मर्जी से नहीं बुला सकती, और ना ही मैं बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका और पिताजी का स्वभाव। लेकिन इस बार तो माँ जी आपने हद ही कर दी। मेरे बीमार पिताजी की आंखों में आंसू दे दिए। आखिर क्या गलती थी उनकी? यही ना कि वो एक बेटी के बाप है, और बेटी के कहने पर वो यहाँ चले आए थे। पर मेरी भी आप एक बात सुन लीजिए, मैं भले ही इस घर में रहूं अब या ना रहूं, पर आप आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत पाल कर रखिएगा, क्योंकि आज जो आपने किया है ना, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसा कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है, और विनोद भी काजल के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। सुबह जब काजल अपना सामान बांध रही थी तो विनोद काजल को हैरानी से आवाज लगाता है और कहता है, काजल जल्दी से बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। विनोद का इस तरह से काजल को आवाज लगाना काजल को थोड़ा सा हैरान कर देता है। काजल भाग कर आती है और देखती है कि उसके बाबूजी और उसके बड़े भैया सुरेश जी रोहिणी जी के साथ दरवाजे पर खड़े हैं। काजल पकड़कर अपने बाबूजी को बैठाती है और प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने बड़े भैया को देखती है। तब उसके बड़े भैया कहते हैं, काजल सुबह सुबह माँ जी और बाबूजी आए थे हमारे कमरे में जहाँ हम लोग रुके हुए थे, और काफ़ी मिन्नतें करने लगे और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, तो हमें यहाँ पर आना ही पड़ा। अरे बहू, अब खड़ी रहेगी, अपने बाबूजी को अपने कमरे में तो लेकर जाओ, और हाँ, इनका पूरा ख्याल रखना, इन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए सुरेश जी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रोहिणी जी कहती है, समधी जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक बेझिझक आराम से यहाँ रहिए, आखिर ये आपकी बेटी का घर है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।